हेलो एवरीवन, आज हम नाइजीरिया के बारे में बात करते हैं। नाइजीरिया बहुत ही रिच है अगर रिसोर्स के मामले में अगर देखें तो पश्चिमी अफ्रीका में है और इसको अक्सर जो है अफ्रीका का विशालकाय देश कहा जाता है। काफ़ी विशाल है ये। इसकी जो विशेषता है भौगोलिक वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और जियोलॉजी भी जटिल है इसकी, और ऑयल डिपेंडेंट इसकी इकनॉमी है, मतलब यहाँ पे ऑयल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा है। जो यहाँ की संस्कृति है वो भी काफ़ी वाइब्रेंट है और जियोपॉलिटिकल भूमिका जो है पूरे अफ्रीका में इसकी इसलिए वजह से ऑयल रिसोर्सेज की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। अगर इसकी जियोलॉजी को हम गौर करें तो दो प्रकार की जो मेन एलिमेंट्स हैं, एक तो प्री कैम्बियन बेसमेंट कॉम्प्लेक्स है इसका, जो देश का पूरा जो है लगभग आधा हिस्सा इसके अंदर आ जाता है, और जो सेकेंड पार्ट है वो आग्नेय और मेटामॉर्फिक चट्टानों से बना हुआ है। आग्नेय हम कहते हैं जो रॉक्स जो है लावा से निकली हुई है डायरेक्ट, और नाइजीरिया जो है उसमें नाइजीरियन प्रांत जो है, नाइजीरियाई प्रांत जो है ये पूरा का पूरा मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। और मेटामॉर्फिक जो है वो कायांतरित चट्टानें होती हैं जो एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन में और प्रेशर में बदल जाती हैं। इसकी वजह से जो है कई यहाँ पे जो है फोल्डिंग हुई है, और फोल्डिंग की वजह से कई पर्वत हैं, जो यहाँ पे जो पर्वत हैं वो पूरे पैन अफ्रीकन है, मतलब पूरे अफ्रीकन महाद्वीप में फैले हुए हैं। तो ये जो पार्ट है जो नाइजीरिया का के अंदर आता है ये काफ़ी प्राचीन है, और इसके अंदर मिनरल रिसोर्सेज के भंडार हैं, जैसे कि गोल्ड हुआ, आयरन है, और फिर मार्बल है, कोयला है। तो मार्बल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में आ जाता है, और कोयला भी इसी तरह मेटामॉर्फोसिस की वजह से ही होता है। जो यहाँ पे एक तलछट बेसिन है, सेडिमेंट्री बेसिन पार्ट है, इस बेसिन में नाइजर डेल्टा है, नाइजर रिवर का है, और बेन्यू ट्रफ है, और एक चाद बेसिन भी है जो चाद देश तक जाता है। क्रेटेशियस से लेके अभी तक जो रिसेंट एज का बेसिन है जो सेडिमेंटेशन हुआ है, इस सेडिमेंट के नीचे जो है देश में काफ़ी ज़्यादा विशाल पेट्रोलियम के भंडार हैं, और इसके अलावा यहाँ पे नेचुरल गैस भी मिलती है। तो ये बेसिन एरिया भी जो है वहाँ भी मिनरल रिसोर्सेस है, स्पेशली जो नाइजर डेल्टा है। तो दोनों ही पार्ट, जो इसका बेसाल्टिक रॉक्स का पार्ट है, इग्नियस रॉक का पार्ट है, और सेडिमेंट्री पार्ट, और सेकेंड पार्ट जो डेल्टा वाला जो बेसिन वाला रीजन है नाइजर का, ये दोनों पार्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नाइजीरिया जो है ये बे ऑफ गुयाना के पास है, गल्फ ऑफ गुयाना के पास है, और इसकी सीमा जो है पश्चिम में बेनिन और उत्तर में नाइजर और पूर्व में चाड और कैमरून से मिलती है। जो इसका तटवर्ती क्षेत्र है वो दक्षिणी भाग में वो बिल्कुल सकड़ा पार्ट है, और इसमें मैंग्रोव काफ़ी ज़्यादा है, मैंग्रोव जंगल, क्योंकि ये मार्शी लैंड है, और इसके अलावा यहाँ काफ़ी रेनफॉल भी होती है, तो वर्षावन भी मिल जाएगी। इसके बाद जो है वो रोलिंग पहाड़ हैं और वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। जो नाइजर डेल्टा है वो यहाँ की एक प्रमुख भू आकृति है, क्योंकि ये अफ्रीका का सबसे बड़ा डेल्टा है, और जैसे कि मैंने कहा ये काफ़ी उपजाऊ पार्ट भी है, और इसके साथ साथ यहाँ पे तेल और गैस के भंडार हैं। जो सेंट्रल प्लेट्यू पार्ट है और मैदानी भाग है, जो पठार है वो काफ़ी शुष्क है, और इसके अलावा मैदान में जो है वो सवाना के क्षेत्र है, यहाँ पे घास के मैदान है, जिसमें जोस प्लेट्यू भी है। तो इस क्षेत्र में जो है छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो बिल्कुल अलग अलग हैं, और इनको इंसलबर्ग्स कहा जाता है। जो पर्वतीय क्षेत्र है जो कैमरून के साथ पूर्वी सीमा पे है, और चैपल वाडी है जो यहाँ का एक उच्च शिखर है, 2419 मीटर पे आता है, जो 7936 फीट कहा जा सकता है, और इस देश का सबसे बड़ा ऊंचा बिंदु है। अगर यहाँ के रिवर्स की बात करें तो रिवर्स जो है वो नाइजर रिवर जो सबसे बड़ा है, जिसके नाम पे देश का नाम है नाइजीरिया, और इसके अलावा बेन्यू रिवर है जो इसकी ट्रिब्यूटरी हो। नाइजीरिया की दोनों प्रमुख जलधाराएं जो हैं, इसके अलावा एक लोकोजा रिवर है, और ये सब जो है साउथ की तरफ बहती हुई नाइजर डेल्टा के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अटलांटिक के तट पे होने की वजह से कितना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है इस देश का एज अ जियोपॉलिटिकल सेंटर। इसके अलावा और भी जल निकाय का यहाँ पे साधन है, जैसे ओगुन रिवर है, क्रॉस नदी है, ओशुन नदी है, ये सब जो है अटलांटिक में गिरती हैं। यहाँ इस देश में नाइजीरिया में एक कांजी डैम है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे मानव निर्मित झील भी है,
और इसके अलावा जलाशय हैं जो जल विद्युत और सिंचाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब ये ऊंचाई, पहाड़ का होना और फिर नदियों का, डेल्टा का होना नाइजीरिया के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा रिसोर्स क्रिएट करता है। अगर हम यहाँ की अर्थव्यवस्था को देखें तो एक मिक्स्ड इकनॉमी है जो लो इनकम वाली अर्थव्यवस्था है। उसके बावजूद ये अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है, क्योंकि ये तेल उत्पादक है। तो तेल जो है अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, पेट्रोलियम, और वो यहाँ के राजस्व का और निर्यात आय का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन सकल घरेलू उत्पाद में जो है इसका योगदान सिर्फ 9% है। मतलब सारा का सारा तेल जो है वो एक्सपोर्ट में चला जाता है। विविधीकरण जो है किया गया है, डाइवर्सिफाई किया गया है यहाँ की इकनॉमी को। गवर्नमेंट काफ़ी प्रयासरत है और इस देश में कृषि और मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट, एंटरटेनमेंट का भी डेवलपमेंट किया गया है। तो यहाँ की जो फिल्म सिटी है उसको नॉलीवुड कहते हैं और काफ़ी फेमस है वो, जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड फेमस है। अर्थव्यवस्था में जो है कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है और करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा जो बिजली की आपूर्ति है वो और ज़्यादा होनी चाहिए। बेरोज़गारी यहाँ पे काफ़ी है और तेल की कीमत का जो इन्फ्लेशन है, वो उतार चढ़ाव जो है उसकी वजह से जो है इकनॉमी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती रहती है। जिसके मैंने बताया कि सर जो इनका जीडीपी का है उसका बहुत कम पार्ट जो है वो तेल है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट में चला जाता है। जो यहाँ के लोगों की लाइफ है और संस्कृति है, नाइजीरिया की अपनी विशाल आबादी है और 250 से ज़्यादा जो है वो जनजातीय समूह हैं। 400 से भी ज़्यादा यहाँ पे भाषाएं हैं। सिर्फ एक देश के अंदर 400 से ज़्यादा भाषाएं हैं, मतलब भारत से भी ज़्यादा हैं। जिसमें इनकी जो भाषाएं हैं उसमें हौसा, इग्बो और योरुबा जो है वो मेन है। संस्कृति इनकी काफ़ी वाइब्रेंट है, मजबूत आदिवासी जड़ें हैं और संगीत काफ़ी इनका फेमस है, इनकी आर्ट भी बहुत फेमस है। तो ये सब मिला के नाइजीरिया को एक बहुत ही यूनिक कल्चर देता है। पश्चिम अफ्रीका में ये एक पावर है, रीजनल पावर के रूप में माना जाता है और इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का ये जो संगठन है उसमें नाइजीरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और इसकी वजह है इसकी बड़ी सी आबादी, अर्थव्यवस्था और इसके प्राकृतिक संसाधन और अटलांटिक के मुहाने पे होना। इस वजह से इसको जियोपॉलिटिकली जो है अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं वो भी जो है इस वजह से ज़्यादा हो रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय छवि में ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन और आंतरिक सुरक्षा की जो चुनौतियाँ हैं वो जो है ये हर्डल्स बने हुए हैं इनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।